आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पीटीईटी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, विदेशस, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और पृथ्वी जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए पृथ्वी जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में क्या आ रहा है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान का परसर्ग क्या होगा? को के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य, भूत, अनिश्चित या वर्तमान? मैं चित्र बना रहा हूं तो प्रेजेंट में मैं चित्र बना रहा हूं, ना कि मैं चित्र बना चुका हूं। अगर आप चित्र बना चुके होते कि मैं चित्र बना चुका हूं तो वो भूत होता, लेकिन आप चित्र बना रहे हैं यानी कि प्रेजेंट में आप चित्र बना रहे, तो मैं चित्र बना रहा हूं, करंट में मैं चित्र बना रहा हूं, इसलिए ये वर्तमान हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चौथा क्वेश्चन देखेगा, आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या अंग्रेजी? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आलू जो है ना ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आलपिनाया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, साया, पादरी, परात, ये सभी शब्द जो है ना ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, ष षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ऑप्शंस में शा आ जाए, षटकोण आ जाए और सा आ जाए, ये सभी शब्द जो है ना ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि ता हुआ, ता, था, दा, धा और ना, ये हो गया आपके दांत से। तालु की अगर मैं बात करूं तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? चा, छा, जा, झा और या, ये हो गए तालु से। कंठ की अगर मैं बात करूं तो का, खा, गा, घा, ये हो गए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए इन पॉइंट को आप एक किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिए कि दांत से कौन सा वर्ण बोला जाता है, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं और कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इस टॉपिक से ये मानकर चलिए 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में पीटीटी के। अगला क्वेश्चन देखेगा, छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गूलर का फूल होना इसका मुहावरा क्या होता है? तो गूलर का फूल होना इसे आप कह सकते हैं कि गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु गूलर का फूल होना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? सुत। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए बड़ा आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? पैरों से लेकर सिर तक। तो पैरों से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है आपाद मस्तक। तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस, छंद, चौपाई या अलंकार। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? ये अलंकार कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। षडानन। षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो षडानन की संधि विच्छेद क्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। षडानन, शट धन आनन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि षडानन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो षडानन में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहचानने का तरीका क्या है? टा में आपको हलंत दिख रहा होगा, देखिए हलंत दिख रहा है आपको टा में, इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चक्रधर शब्द है ऋण, यौगिक, योग ऋण या विदेशी। चक्रधर सब कैसा शब्द है? तो चक्रधर जो है ना ये योग ऋण शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। योग ऋण को सरल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग। वे शब्द यौगिक होते हैं लेकिन समान अर्थ को ना बताकर किसी खास अर्थ को बताते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। तो ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। ये भी आपको ध्यान, जैसे लंबोदर हुआ, जैसे कि दशानन हुआ और पंकज हुआ, इस तरह से आप पहचान सकते हैं भाई। यानी कि एक अलग सा चक्रधर हुआ, जैसे कि भगवान के नाम आ जाए, जैसे चक्रधर, चक्र जो है किसी उंगली पर होता है भगवान विष्णु की, तो ऐसे समझ सकते हैं योग ऋण को पहचानने का तरीका क्या है? भगवान के नाम आ जाए कहीं पर भी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम आ जाए। रावण हुआ, मेघनाथ हुआ, जैसे कि भगवान शिव हुआ, जैसे कि नीलकंठ जिन्हें कहते हैं, और पीताम्बर जैसे कि हुआ। तो ये सभी सब योग ऋण शब्द होते हैं, ऐसे आप पहचान सकते हैं, यानी बहुप्रिय समास के तरीके से पहचान सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से आपको ये पहचानना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसमें है। कुछ कुछ अब कोई कंफर्म तो है नहीं कि वो कुछ काम कर रहा है, कि कौन सा काम कर रहा है ये तो कोई कंफर्म नहीं है। तो कुछ जो है ना ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 14वां। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के या काल के। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय जो है ना संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाला कारक है आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर मेरे मन में आ गया। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाला कारक कौन सा होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विभाव। नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या? जियो जियो निहारिये नेरे हैं नैनाई,
त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, अनुप्रास या पुनरुक्ति? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? ये आपको बताना था। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? वैसे तो इनमें से कोई भी शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, शुद्ध शब्द की बात हो रही है। अब जैसे कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल को ऐसे लिखोगे। दीपक को कैसे लिखोगे? दीपक को आप ऐसे लिखोगे। मूर्ति को कैसे लिखोगे? मूर्ति को आप ऐसे लिखोगे, मूर्ति। अब जैसे कि मूर्ति आप देख रहे हैं, मूर्ति में अगर आप बड़े ऊ की मात्रा का लगा देते हो तो मूर्ति ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल, दीपक और मूर्ति ऐसे लिखा जाएगा। देख लीजिए एक बार आप लोग। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें उपसर्ग नहीं लगा है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, दर्शन होती, दर्शन होती, इसमें उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि दर्शन जो है वो लास्ट में आता है, और लास्ट में जो आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होता है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है तो दर्शन होती, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? नाटक और प्रहसन। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ये जो आप चिन्ह देख रहे हो, ये चिन्ह किसका है? लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति बोध चिन्ह, आदेश चिन्ह या हंस पद? ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पुनरुक्ति बोध चिन्ह। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, सुअज अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर कबीर? प्रकृति के सुकुमार जो है ना, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है? चूहा, श्वान, कबूतर या सिंह? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सिंह। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, अली शब्द के दो अर्थ क्या हैं? भौरा सखी, घाट घर, जल पानी, पिता भाई। अली शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? भौरा सखी। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 24वां क्वेश्चन देखेगा, वह बहुत बोलती विशेषण है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? वह बहुत बोलती या फिर है? वह बहुत बोलती, इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो बहुत जो है ना ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि उज्ज्वल पद में संधि है दीर्घ, गुण, व्यंजन या फिर विसर्ग। सबसे पहले आप उज्ज्वल की संधि कर लीजिए। उज्ज्वल की संधि क्या होती है? उत धन ज्वल। और आपसे पूछ क्या रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर हलंत लगा हो, तो ता में आपको हलंत दिख रहा होगा, वहां पर होता है व्यंजन संधि। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा, पावक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले आप पावक की संधि कर लीजिए। तो पावक की संधि क्या होती है? पौ, धन, अक। इसको क्या मान लिया जाएगा?
इसको मान लिया जाएगा औ और इसको मान लिया जाएगा आ। तो औ प्लस आ मिलकर क्या बना? औ प्लस आ मिलकर बना आओ। तो आओ नियम के अनुसार किस में आता है? ये बना जाके आओ। और नियम के अनुसार आओ किस में आता है? तो आओ जो है ना अयादी स्वर संधि में आता है। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अयादी स्वर संधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 28वां प्रश्न क्या है? सामान्यता काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? सामान्यता काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपको पता चल गया कि काव्य के कुल 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। दूसरा होता है दृश्य काव्य। एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है भाई? यानी इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या होगा प्रसारण का? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, सदर्शन। तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 30 क्वेश्चन क्या है? लोक संस्कृति का जन्म कैसे हुआ है? शहरों में, गांवों में, कस्बों में या विद्यालयों में? तो लोक संस्कृति का जो जन्म है ना गांव में हुआ है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा कृपाण शब्द है। तो कृपाण कैसा शब्द है? कृपाण जो है ये ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनना। बुद्धि भ्रमित होना इसका मुहावरा क्या होता है? चक्कर में पड़ना। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा 33वें क्वेश्चन की। 33वां क्वेश्चन देखेगा सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकाना, बात पक्की होना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसे आप कह सकते हो भार टालना। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? अब देखिए यहां पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है। देखिए ऋण शब्द को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि पशु जो है ना अगर आप इसके खंडों को अलग अलग करोगे लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा इसलिए ये ऋण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा महोत्सव में संधि कौन सी होगी? अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसकी संधि कर लीजिए। महोत्सव की संधि क्या होती है? महोत्सव की संधि होती है महाधन उत्सव। इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? ओ बन गया। तो नियम के अनुसार ओ किस में आता है? ओ जो है ना गुण संधि में आता है। तो महोत्सव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा अंबर का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी, आकाश, आभिन्न या प्रक्षिप्त? अंबर का विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। तो अंबर का विलोम शब्द क्या होता है? इसका अपोजिट करना है आपको। अंबर का विलोम शब्द होता है अवनी। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? मुझे कैसा शब्द है? तो मुझे जो है ना ये उत्तम पुरुष है। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही मूर्खी में समास है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार समास?
व्रहीमुखी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद वो ट्रिक आपको याद हो। जैसे कि जहाँ पर वाज आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययीभाव समास। ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि वहीमुखी हुआ, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी जो है ना, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सूरदास की साहित्यिक भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? सूरदास की साहित्यिक भाषा है मेरे प्यारे बच्चों ब्रजभाषा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपको पता चल गया कि सूरदास जो है ना, ये ब्रजभाषा के साहित्यिक इनकी भाषा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरदास किस काल के कवि हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो सूरदास जो है ना, ये भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, महाकाव्य में वर्णन होता है, तो महाकाव्य में किसका वर्णन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों महाकाव्य में मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन होता है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुप्रिय? सिंपल सी आपको छोटी सी बात याद रखनी है, जहां विशेषण और विशेष का अथवा उपमा और उपमेय का समास हो उसे कर्मधार समास कहते हैं। यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, यानी काली मिर्च यानी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर हो जाएगा कर्मधार समास। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? अगेन सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। उर्वशी किसकी काव्य कृति? तो उर्वशी जो है ना गाइस, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सन्यासी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ढोंगी, बाबा, वृद्धा या दंडी? सन्यासी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दंडी। सन्यासी को क्या कहते हैं? दंडी महाराज, जैसा नाम सुना होगा। तो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द होता है दंडी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों विस्मय होता है। देखिए अद्भुत जो ये विस्मय का स्थायी भाव, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है, तो जुगुप्सा इसको हम कहते हैं घृणा। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप कह सकते हैं भीतरथ रस। क्या कहते हैं? भीतर रस। भय का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ईश्वरदास, नावादास, मतीराम या रहीम? कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतीराम जो है ना, ये भक्ति काल के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 46वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली, इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसको आपको पढ़कर ही आपको खुद को समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, जिसमें ट्रिक लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। कारवा किस विधा की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी? कारवा किस विधा की रचना? तो कारवा जो है ना गाइस ये एकांकी विधा की रचना है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य को आप शुद्ध शब्दों में समझ लीजिए, सरल शब्दों में।
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला इसको क्या कहते हैं? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मितव्ययी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास वाकई में पसंद आई हो तो सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।